हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आपकी फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स और क्लास कौन सी? 11th क्लास की फिजिक्स शुरू करने से पहले आज ईद है, तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त सबको मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद है। ठीक है, अब 11th फिजिक्स शुरू करने से पहले हमें सारा डिटेल पता होना चाहिए। तो ध्यान दें, 11th में आपके टोटल यूनिट हैं 11। टोटल 11 यूनिट में आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 में 70 मार्क्स आपका थ्योरी है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल। 30 मार्क्स में भी 10 इंटरनल है और 20 एक्सटर्नल। टोटल 70 और 30 आपका आ गया 100 मार्क्स। जो 70 मार्क्स है वो यहाँ से 11 यूनिट में से आएगा। ये आपकी रहेगी क्या? थ्योरी, और ये आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो फिजिक्स शुरू करने से पहले भाई आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे फिजिक्स में कितने यूनिट हैं, क्या क्या नाम है, कितने मार्क्स के हैं। और जो ये हम 11th आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं फिजिक्स की, ये आपका एकेडमिक्स है। इसमें आपको सारा बेसिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो आपको बोर्ड के पेपर में, जो आपने 11th में बोर्ड का एग्जाम देना है, 70 मार्क्स का आएगा, वहां से आपको हर एक चीज जो पेपर में आएगा आपको हर एक चीज करवाई जाएगी अच्छे से। क्लियर? तो शुरू करने से पहले मैं सारा आपको यूनिट्स के नाम बता रहा हूँ। आप अच्छे से नोटबुक निकाल लीजिए और अच्छे से लिखें उसको। तो सबसे पहले हमारा आता है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? मैथमेटिकल टूल्स। और कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स। देन यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। और कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स। यूनिट नंबर 3, काइनेमेटिक्स। और कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स। यूनिट नंबर 4, लॉज ऑफ मोशन। और कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। काइनेमेटिक्स भी 7 मार्क्स का, लॉज ऑफ मोशन भी 7 मार्क्स का। यूनिट नंबर 5, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। क्लियर? तो आपके 5 यूनिट के मैंने नाम लिख दिए। यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल टूल्स 4 मार्क्स। यूनिट नंबर 2 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट 5 मार्क्स। यूनिट नंबर 3 काइनेमेटिक्स 7 मार्क्स। यूनिट नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन 7 मार्क्स। यूनिट नंबर 5 वर्क, एनर्जी एंड पावर, कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। नेक्स्ट 5 यूनिट के नाम मैंने बता दिया आपको और उसके मार्क्स भी बता दिए। नेक्स्ट यूनिट 6, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। और कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स।
मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, और कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स। यूनिट नंबर 7, ग्रेविटेशन, और कितने मार्क्स का है? ये भी 6 मार्क्स का। यूनिट नंबर 8, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, और कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स। यूनिट नंबर 9, थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट नंबर 9, थर्मोडायनेमिक्स, और कितने मार्क्स का है? ये भी 6 मार्क्स। देन यूनिट नंबर 10, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड, जगह कम है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड, यहां लिख रहा हूं काइनेटिक थ्योरी, और कितने मार्क्स का है? ये भी 6 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका लास्ट, टोटल मैंने आपको बताया कितने, 11 यूनिट। लास्ट है आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स, और कितने मार्क्स का बेटा? 10 मार्क्स का। क्लियर? ये है आपका 11th क्लास की पूरी फिजिक्स, जो आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं या सीबीएसई में भी। सीबीएसई में यहाँ क्या होगा, वहाँ उनमें आपकी जो एनसीईआरटी होगी उनमें आपके 15 यूनिट हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, काइनेमैटिक्स को भी डिवाइड किया हुआ है और साथ में ऑसिलेशन एंड वेव्स को भी डिवाइड किया है। बाकी सिलेबस वही है, आपका जेके बोर्ड हो या सीबीएसई, लगभग सिलेबस सेम है, कोई चीज नहीं। हाँ, पेपर पैटर्न, तो पेपर का पैटर्न भी आजकल जो बोर्ड वालों को आ रहा है वो लगभग सेम ही आ रहा है सीबीएसई के। ठीक है, तो यूनिट नंबर 11। ठीक है, तो यूनिट नंबर 6 आ गया आपका, 5 से आगे। पहले 5 भी बता देता हूँ। यूनिट नंबर 1 है आपका मैथमेटिकल टूल, 4 मार्क्स। यूनिट नंबर 2 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, 5 मार्क्स। यूनिट नंबर 3 काइनेमैटिक्स, 7 मार्क्स। यूनिट नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन, 7 मार्क्स। यूनिट नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, 6 मार्क्स। यूनिट नंबर 6 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, 6 मार्क्स। यूनिट नंबर 7 ग्रेविटेशन, 6 मार्क्स। यूनिट नंबर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, 7 मार्क्स। यूनिट नंबर 9 थर्मोडायनेमिक्स, 6 मार्क्स। यूनिट नंबर 10 बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, 6 मार्क्स। एंड यूनिट नंबर 11 ऑसिलेशन एंड वेव्स, और कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। तो ये टोटल अगर आप ये सभी का मार्क्स का सम करेंगे तो ये आपका आएगा 70 मार्क्स। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम आपकी शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से, मैथमेटिकल टूल्स, और कितने मार्क्स का है भाई? 4 मार्क्स का। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका यूनिट 1। नाम क्या है? ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया, लिखवा भी दिया, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, क्या बेटा? मैथमेटिकल टूल्स। तो जिस तरह का नाम है तो मैथमेटिकल टूल्स, तो इसका मतलब आप इसमें मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क्स का है, तो ध्यान रखना इनमें से एक क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आता है 3 मार्क्स का। तो टोटल यूनिटी कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का मैथमेटिकल टूल्स है। मैथमेटिक्स आपने पढ़ना है लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपका जो बोर्ड के एग्जाम से जो भी चीजें इसके रिलेटेड होंगी, हर एक चीज करवाई जाएगी। सीबीएसई के भी रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारे टॉपिक करवा जाएंगे। ठीक है, तो इधर ध्यान से सुनना। मैथमेटिकल टूल शुरू करने से पहले, ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक कुछ डेफिनेशंस हैं। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है क्या है? क्वांटिटी।
QUANTITY, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होता है भाई? जैसे आप घर में किसी चीज खरीद के लाते हैं मार्केट से, या कोई चीज आपके घर में पास पड़ी हुई, जैसे लेट अस सपोज आपने मार्केट से चीनी लानी है, तो कितनी चीनी लानी है? घर वाले बोलेंगे ना चीनी लानी है, लेकिन आपको वो बताएंगे भी कितनी लानी है। लेट अस सपोज दैट 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। जैसे ऑयल लाना है तो बोलेंगे कितने लीटर लाना है? 5 किलो, 5 लीटर, 10 लीटर। तो कहने मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी कितने, मतलब कितनी क्वांटिटी में कोई चीज लानी है। तो कहने मतलब क्वांटिटी क्या है? वो चीज जिसको हम क्या कर सकें, माप सकें, मेजर कर सकें। क्या कर सकें? मेजर कर सकें। उस चीज को बोलते हैं क्या? क्वांटिटी। क्या? वो चीज जिसको हम क्या कर सकें, माप सकें, उस चीज को हम बोलते हैं क्या? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज अ थिंग विच कैन बी मेजर्ड। वो चीज जिसको हम क्या कर सकें, माप सकें, उसको बोलते हैं क्या? क्वांटिटी। फिर से बोला डेफिनेशन, आपने आराम से पहले समझनी है, फिर आराम से लिख लेनी है, ठीक है। एक और चीज भाई, 10th से जब आप 11th आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, 10th यहाँ है, 11th यहाँ है। आपने 10th में 95% लाए, 80% लाए, डजंट मैटर, ठीक है। कुछ बच्चों को यहाँ 11th में आके लगता है यार ये क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आता। तो ध्यान रखना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितना थिंकिंग लेवल है। फिजिक्स के हिसाब से सोचते नहीं, 10th को भूल जाओ। 10th में सीधा सीधा क्वेश्चन आता था, व्हाट इज लाइट, है लिखा तो कहानी खत्म, ले लिए 95% नंबर। यहाँ मैटर नहीं करता, तो इसलिए मेहनत करनी है। बस यहाँ क्या है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है। तो क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज अ थिंग विच कैन बी मेजर्ड। वो चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? क्वांटिटी। अच्छी बात है, हमने 10th में अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन हार्ड वर्क करना है, क्योंकि 10th और 11th में थोड़ा गैप है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आती है बच्चों को। पहली डेफिनेशन होगी आपकी क्या? क्या डेफिनेशन हुई है? क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ये थी 1। नेक्स्ट, कांस्टेंट क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी वही है, सिर्फ पीछे क्या आ गया? कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। 10th में आप पढ़ के आए हैं, कोई ऐसी चीज जिनकी मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान वैल्यू चेंज ना हो, ऐसी कोई चीज आपने पढ़ा है? ऐसी कोई क्वांटिटी आपने पढ़ी है? ठीक है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान वैल्यू चेंज ना हो, उस तरह की क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या भाई? जब हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो उनकी जो वैल्यू है थ्रू आउट द मैथमेटिक्स क्या हो? चेंज ना हो। चाहे आप 10th में पढ़ रहे हैं वो चीज 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ेंगे, आगे ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, उनकी वैल्यू चेंज ना हो, उस तरह की क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट क्वांटिटी। तो लिखिए डेफिनेशन, लिखिए, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग mathematical operation, a quantity whose value does not change during mathematical operation are called constant quantities. A quantity whose value does not change during mathematical operation are called, उनको बोलते हैं constant quantities. तो मैंने आपको पूछा, तो कोई आपके माइंड में आई बात कि कौन सी हो सकती है? तो इधर ध्यान देना। नंबर 1 लिखिए, एग्जाम्पल्स। नंबर 1, ठीक है, ये तो आपने 10th में पढ़ा ही है, बहुत आसान है। 11th बस मेहनत करनी है। ये पढ़ा ना, इसको क्या बोलते हैं? पाई। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14 या ORR 22/7। ये आप 10th में यूज करेंगे, 11th में यूज करेंगे, 12th में, ग्रेजुएशन में, आ गया MSc में, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट क्वांटिटी। एक चीज नई आपके लिए यहाँ आई है, ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ABCDE है, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में इसको E नहीं बोलते हैं। ये आपके लिए एक नई वैल्यू है, इसलिए मैंने E लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। आज ही सीख लेना है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? इसलिए मैंने लिखा नंबर 2 E, और E है क्या?
एक्सपोनेंशियल, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू भी लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं आपके लिए छोड़ रहा था, आप ढूंढ लेना, लेकिन मैंने लिख दी 2.718, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। और आज के बाद अगर मैथमेटिक्स में ई देखोगे तो वो ई नहीं है, वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो आज के बाद इसको क्या बोलना है, एक्सपोनेंशियल। नंबर 3 आपके इंटीजर्स हो गए, नंबर 4 आपके फ्रैक्शंस हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सारी आपकी क्वांटिटीज रहेंगी क्या, कांस्टेंट क्वांटिटीज। क्लियर। मिनिमम 3 एग्जांपल देने, 4 और एक्सेट्रा लिख दिया। तो कहने का मतलब जिनकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान वैल्यू चेंज ना हो, उस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट क्वांटिटीज। एग्जांपल भी मैंने दे दी, और इस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलेंगे क्या, कांस्टेंट क्वांटिटीज। क्लियर। पहले हमने पढ़ा क्वांटिटी, फिर कांस्टेंट क्वांटिटी, देन नेक्स्ट है वेरिएबल क्वांटिटी। देखो कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होती, तो वेरिएबल में बेटा आपको पता चल गया वेरी करना, चेंज होना, तो समझ ही गए होंगे। तो डेफिनेशन भी आपके माइंड में फिट हो ही गई होगी, अगर पहले वाले आपने अच्छे से कर लिया है तो ये तो आपके माइंड में घूम रही होगी, बस मैंने आपको बतानी है, ठीक है। वो क्वांटिटी जिसकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान वो वैल्यू चेंज हो जाए या वो डिफरेंट वैल्यूज ले सके, उस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलेंगे क्या, वेरिएबल क्वांटिटी। उस तरह की क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वाई और जेड। वेरिएबल्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। जैसे हम एक्स की वैल्यू माना 1 रखने 1 रख लें, 2 रखने 2 रख लें, 3 रखने 3 रख लें, वाई की, जेड की, ठीक है। तो वेरिएबल क्वांटिटी क्या होगी, वो क्वांटिटी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान डिफरेंट वैल्यूज ले सके, कहने मतलब इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएं, चेंज कर सकें, उस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल क्वांटिटी। उस तरह की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी। लिखिए अ क्वांटिटी, डेफिनेशन लिखिए आराम से, लिखिए अ क्वांटिटी विच कैन टेक, बड़े आराम से लिखना आपने, मैं सब कुछ इतने आराम से बोलूंगा, आप मजे से लिख सकते हैं। लिखिए अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, लिखिए अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। A quantity which can take different values during mathematical operation is called, उसको बोलते हैं बेटा variable quantity। फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए a variables are generally represented by x, y and z and z, ठीक है। एग्जाम्पल अ वेरिएबल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय x, y एंड z, ठीक है। तो पहले आपने पढ़ा क्वांटिटी, फिर आपने पढ़ा कांस्टेंट क्वांटिटी, देन आपने पढ़ा वेरिएबल क्वांटिटी। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल है तो इसका मतलब ध्यान देना, इंडिपेंडेंट, आगे देखिए वेरिएबल, इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ, इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे आप ही, मैं इंडिपेंडेंट की बात करता हूं तो इंडिपेंडेंट क्या हुआ, जैसे मैं आपकी बात करता हूं तो कुछ जगह आप इंडिपेंडेंट हैं और कुछ पॉइंट्स पर आप क्या है, डिपेंडेंट हैं। जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूं बड़ी सारी जगहों पर, मैं इंडिपेंडेंट हूं बड़ी सारी चीजों में, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे काम भी हैं यहां मैं भी क्या हूं, डिपेंडेंट हूं। क्लियर। लेट अस सपोज दैट आप स्कूल गए, आपके घर वालों ने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है। तो अब अगर आपको उसमें से 5 रुपए का लेस खरीदना है, तो उस केस में आप डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, उस केस में आप क्या है, डिपेंडेंट है। अब ये थोड़ी करेंगे आप घर वालों को फोन करेंगे, मम्मी 5 रुपए का लेस लूं कि नहीं, ठीक है। उस केस में आप डिसीजन ले सकते हैं, आपको खरीदना है, तो उस केस में आप क्या है, इंडिपेंडेंट। लेकिन लेट अस सपोज दैट आप घर से आए, आपको एक मार्केट में बुक अच्छी लगी, ठीक है, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो बुक है 2000 रुपए की,
तो उस केस में आप खुद नहीं खरीद सकते, आप अपने घर वालों पे डिपेंडेंट है। आप घर वालों को बोलेंगे मुझे बुक चाहिए, उनसे 2000 लेंगे और उस केस में आप क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन मेरा केस है, ठीक है, तो मैं अगर मार्केट में मुझे बुक पसंद आ गई, अगर मेरी जेब में पैसे हैं जहां मैं एटीएम से निकाल लूंगा, तो मैं वो बुक 2000 खरीदने के लिए अपने घर वालों को पूछूंगा नहीं। उस केस में मैं क्या हूं, इंडिपेंडेंट हूं, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं हूं। तो ऐसे ही अब जैसे आप स्कूल आए, ठीक है, स्कूल आए घर से, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, स्कूल, ठीक है। तो इधर अब यहां देखिए आपकी लिमिट, आप स्कूल, घर से स्कूल गए और दोपहर को आपको स्कूल से घर आना है, ये आपकी लिमिट है। ये नहीं आप जाएंगे घर से, वहां बस स्टैंड पहुंचे या टेम्पो स्टैंड पहुंचे, वहां गाड़ी में बैठे और चले गए जम्मू या दिल्ली, ये आपकी लिमिट में नहीं है। लेकिन मेरे में है, मैं अगर जाना होगा मैं सिर्फ बताऊंगा, आप अगर बताओगे आपको 100 क्वेश्चन पूछेंगे घर वाले। तो कहने मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक लिमिट सेट है। क्या है, एक लिमिट सेट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन ध्यान रखना एक विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। लेट अस सपोज मैं लिमिट डिवाइड कर देता हूं 1 2 3 4 5, बस ये हमारी लिमिट है, इसके आगे नहीं। तो इसका मतलब इन 5 में से ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन इन 5 के अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट सेट है। जैसे आपकी लिमिट है, आपने स्कूल से, घर से स्कूल जाना है, देन स्कूल से घर आना है, ये आपकी लिमिट है, स्पेसिफाइड है। क्योंकि आप क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन लिमिट क्या है, सेट है, इसके बाहर नहीं जा सकते। है इंडिपेंडेंट है लेकिन इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। ऐसे इनमें से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इनके अलावा जैसे लेट अस 6 लेना है तो 6 हमारी लिमिट में है ही नहीं, वो हम नहीं ले सकते। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुए, वेरिएबल ही है, अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू, विच कैन टेक एनी वैल्यू, लेकिन विद इन द, क्या भाई, विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। और उस तरह के वेरिएबल को हम बोलेंगे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस तरह के वेरिएबल को हम बोलेंगे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं। x की वैल्यू 1 किया तो हम 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 5, लेकिन इसके अलावा नहीं। तो लिखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अ वेरिएबल, लिखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अ वेरिएबल विच कैन टेक any value, a variable which can take any value within the, a variable which can take any value within the specified limit, a variable which can take any value within the specified limit, within the specified limit is called, उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड, बेटा उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द स्पेसिफाइड वैल्यू, विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो वेरिएबल क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क क्या है, उसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट में क्या है, वैल्यू तो कोई भी ले सकते हैं लेकिन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। और नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट हो गया तो क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड करती होगी, उस तरह के वेरिएबल को बोलेंगे हम क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। इधर इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बस इस एग्जांपल को समझ लिया आपकी ये डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन क्लियर होगी। इधर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस है 2, कुछ भी ले सकते हैं, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, कुछ भी, ठीक है, a इज इक्वल टू बी प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। y इक्वल मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 2। इधर देखिए कुछ नहीं लिखना है आपने नोटबुक के ऊपर, खाली समझना है पहले, फिर लिखवा मैं खुद दूंगा। 2 क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। लेट अस सपोज दैट मैं x की वैल्यू रखता हूं 1, तो y की क्या आ जाएगी 3। लेट अस सपोज दैट मैं x की वैल्यू रखता हूं 2, y की क्या आ जाएगी 4। लेट अस सपोज दैट मैं x की वैल्यू रखता हूं 3,
तो y की क्या आ जाएगी 5, y की क्या आ जाएगी 5। इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किसकी वैल्यू, ऑन द वैल्यू ऑफ x। और देखिए x, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा 1 ही रहेगी, जब मैं 2 रखूंगा 2 ही रहेगी, जब मैं 3 रखूंगा 3 ही रहेगी। कहने का मतलब जब मैंने 1 रखी है वैल्यू तो 1 ही रहेगी। कहने का मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जब 1 रखी है तो 1 ही, और y की क्या हो जाएगी, फिर y की क्या हो जाएगी चेंज, y की हो रही चेंज, और y की क्या आ रही है 3। तो मेरा बेटा जो x है यहाँ, x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2 क्या है कांस्टेंट, और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है ऑन द वैल्यू ऑफ x, ऑन द वैल्यू ऑफ x। जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो रही है चेंज। तो यहाँ x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2 कांस्टेंट है, और y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे बताओ यहां से डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या डेफिनेशन हुई, क्या हुई डेफिनेशन, सोचिए। वेरिएबल क्वांटिटी है और उस जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करे, ऑन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड, उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। उसको क्या बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर मैं एग्जांपल लिखवाता हूं आपको, लिखिए पहले डेफिनेशन। अ वेरिएबल क्वांटिटी, अ वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखिए। अ वेरिएबल क्वांटिटी whose value, a variable quantity whose value depends on the, a variable quantity whose value depends on the value of, whose value depends on the value of independent variable, whose value depends on the value of independent variable are called is called, लिख लीजिए is called, उसको बोलेंगे is called dependent variable। फिर से बोल देता हूं, a variable quantity whose value depends on the value of independent variable is called dependent variable। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई, नीचे एक लाइन छोड़ के, एग्जाम्पल y is equal to x plus 2, y is equal to x plus 2, इसको डिब्बे में बंद कर लीजिए। हेयर लिखिए, हेयर 2, यहां डेल बनाना है 2 की, लिखिए हेयर, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे डेल, मतलब जैसे मैं बोलूं x और इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास, मैं इसको बोलता हूं क्या डेल, डेल बना लीजिए इसकी, थोड़ा अच्छा रहता है। लिखिए हेयर 2 इज अ कांस्टेंट, हेयर 2 इज अ कांस्टेंट, कामा x क्या था, here 2 is the constant, comma x is a independent variable, x is a independent variable, and y डेल बनानी इसकी भी, and y क्या है आपका, and y is a dependent variable, and y is a dependent variable because, क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है, because the value of y, because the value of y depends on the value of x। क्यों है डिपेंडेंट वेरिएबल y, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। क्लियर। तो यहां हमने मेरे ख्याल 4-5 डेफिनेशन की हैं, कितनी 4-5 हुई हैं, ठीक है 5, ठीक है। पहली क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां तक आपने अच्छे से पढ़ लेना 11th वालों ने अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं सारा रिवाइज करूंगा, देन इसके आगे हम अगला वाला पढ़ेंगे। आपका ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंक्शन, जो भी रहेगा वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, यहां पे रखेंगे। ओके, बाय बाय।